अब ये जो ट्रेनिंग के दो मेथड्स हैं, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि वर्कर जो होता है वो एक्चुअली जहां पे उसने जॉब करनी है वहीं पे वर्क को सीखता है, ठीक है। और ऑफ दी जॉब में क्या होता है, ही सेंड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस टू लर्न द जॉब। इसमें सबसे पहली टाइप ऑफ ट्रेनिंग आती है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हाईली ट्रेन्ड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हाईली ट्रेन्ड वर्कर्स के लिए होता है, जहाँ पे हद से ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है, हद से ज्यादा स्किल्ड जॉब होती है, वहां पे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम वर्क करता है। अब ये हाईली स्किल्ड चीजें क्या होती हैं जो बिल्कुल हद से ज्यादा जिनमें स्किल इन्वॉल्व है, जिनमें हद से ज्यादा स्किल इन्वॉल्व है, जैसे कि जॉब हो गई इलेक्ट्रीशियन की, जॉब हो गई प्लम्बर की, जॉब हो गई ब्लैक स्मिथ की। अब आप लोग कहोगे सर ये हाईली ट्रेन्ड जॉब थोड़ी, अरे हाँ ये हाई लेवल की जॉब्स नहीं है, पर ये हाईली ट्रेन्ड जॉब्स हैं। इनमें हद से ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है। आप और मैं प्लम्बर का काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा। जैसे आप लोगों के घर पे अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रीशियन आता है तो उसके साथ एक छोटू होता है, एक असिस्टेंट होता है, द वन हु अकम्पन्स हिम, वो एक तरीके से उसका अप्रेंटिस होता है। तो जब वो एक्चुअली क्या कहते हैं काम करता है, तो वो अप्रेंटिस उसको देखता है, ही ऑब्जर्व्स हिम, ही लर्न फ्रॉम हिम। और धीरे धीरे मास्टर वर्कर जो होता है वो अपने अप्रेंटिस को काम देता जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम वो काम करके दिखाता है, जिसे हम कह सकते हैं इट इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन। और फिर वो धीरे धीरे वर्क को शिफ्ट कर देता है ट्रेनी पे, और वो ट्रेनी को कहता है अब आप वर्क परफॉर्म करो, ठीक है। और वो चार्ज लेने, और वो ट्रेनी को चार्ज दे देता है, एंड देन ही स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग। Trainee is put under the guidance of master worker. It is designed to acquire hmm, ये गलत लिखा हुआ है, एक सेकंड, लेट मी चेंज। acquire higher level of skill, ठीक है। एंड इट इज सुटेबल फॉर स्किल जॉब। हम इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, इन दिस, सॉरी, इन दिस initially master worker performs the job, पहले वो करता है, एंड trainee observes him when he learns, when he learns master transfer work to trainee, and mm, and he becomes observer, ठीक है, and he becomes observer, okay। so this is apprenticeship program। अब देखो जी, इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग। अब जॉइंट प्रोग्राम में कौन कौन लोग आते हैं, तो यहाँ पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस फर्म कोऑपरेट करते हैं साथ, ठीक है। वो साथ में आते हैं, मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक एकेडमिक बॉडी और एक बिजनेस फर्म, ये साथ में आते हैं और वर्क करते हैं। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है ना, हाँ ठीक है, नीचे लिखा हो, दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैरी ऑन स्टडी इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब बेसिकली थ्योरेटिकल नॉलेज कहाँ से मिलती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, थियोरेटिकल नॉलेज। और प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से मिलती है, कॉर्पोरेट बॉडी से। अब मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे इंटर्नशिप,
in hotel management course. ठीक है. एंड द ट्रेनीज, इन ट्रेनीज को हम क्या कहते हैं, और इंटर्न्स. ये जो ट्रेनीज और इंटर्न्स हैं, दे गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन. किसी को पता है इस कंपनसेशन को क्या कहते हैं? नहीं, इट इज नोन एज स्टाइपेंड. ठीक है, इट इज नोन एज स्टाइपेंड. एक ये जो इन इंटर्न्स को सैलरी मिलती है, इस सैलरी को हम कहते हैं स्टाइपेंड. I'm not playing this game anymore. No, it's fine. They get a small amount of salary, that is internship. Okay, that is start. इंडक्शन ट्रेनिंग. अब देखो, इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है? ये ना एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग होती है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है. इंडक्शन का मतलब ओरिएंटेशन भी होता है. अब देखो, जब हम कंपनी को ज्वाइन करते हैं, अब चले जैसे हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर रखी है, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी भी कंपनी में जाएंगे सीधा हमें सारा काम आ जाएगा. नहीं भैया, काम फिर भी सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है. हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है. तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय. जब वो कंपनी में ज्वाइन करता है, व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइंस द कंपनी, एंड गिविंग हिम बेसिक इंफॉर्मेशन दैट ही नीड टू सेटल डाउन क्विकली एंड इजी. जैसे अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी को ज्वाइन करो, तो एमएक्स में आपकी ओरिएंटेशन कैसे होती है भैया? पहली बात तो वो एक बंदे को साथ सिंगल नहीं अपॉइंट कर रहे होते, ज्यादा करके काफी इंप्लॉय साथ में अपॉइंट होते हैं. तो वो पहले आप जाओगे, पहले दिन आपको क्या कहते हैं, आपका बताया जाएगा आपका वर्क स्टेशन कौन सा है, आपके साथ में वर्क स्टेशन किसके हैं. फिर आपको हायरार्की समझाई जाएगी कि आपके सबॉर्डिनेट कौन है, आपके सुपीरियर कौन है. फिर आपको बताया जाएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है जो फॉलो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. फिर क्या कहते हैं, आपको एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कैफेटेरिया में कराया जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्या कहते हैं, आपको एक मूवी दिखाई जाएगी. अब ये नहीं चक दे इंडिया दिखा देंगे, वहां पे वो आपको एक कंपनी की मूवी दिखाते हैं कि मतलब कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ग्रो हुई, कंपनी की हेड पोजीशंस में कौन है, कंपनी में क्या क्या चीजें होती हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कंपनी की अच्छी बातें क्या है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं. उसके बाद फिर वो आपको आपके पूरे ऑफिस का टूर कराते हैं. ठीक है. फिर आपको जाने से पहले क्या कहते हैं, आपका जो लीडर होगा उस टाइम पे, जो भी आपका हेड होगा, वो कैफेटेरिया पे आपके साथ बैठ के कॉफी पिएगा, आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा. ग्रुप होगा तो शायद ग्रुप क्या कहते हैं, ग्रुप कैफे, ग्रुप मीटिंग टाइप कर लेंगे. और पहले दिन आपसे कुछ काम नहीं कराया जाता, आपको भेज दिया जाता. फिर जब आप अगले दिन जॉब पे आते हो, तब आपकी 15 दिन, 30 दिन, 40 दिन ओटी होती है. ठीक है. क्या कहते हैं, ऑन द जॉब ओटी जे कहते हैं, पर ऑन द ओटी कहते हैं उसे ज्यादा करके. ऑन द जॉब क्या कहते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, उसमें आप सीखते हो एक्चुअली चीजें और काम करना शुरू कर देते हो. अब इसका पर्पस क्या होता है? टू हेल्प द न्यू कमर टू ओवरकम हिज और हर शाइनेस और नर्वसनेस, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय, कि न्यू एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट फील करे कि भैया हाँ यार कंपनी बहुत अच्छी है. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, उसे थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन बता देते हैं, उसे अच्छा लगे कंपनी के अंदर, उसे लगे यार ये बहुत सही तरीका. बुके भी देते हैं पहले दिन. To develop cordial relationship between newcomer and the old employee, and to ensure newcomer does not form any negative attitude toward the organization. वो कंपनी को समझ. और फिर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. अब ये जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है ना, ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आता है. अब आप बुक में देखोगे ना, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के काफी सारे दे रखे हैं, पर वो हमारे कोर्स में नहीं है. हमारे कोर्स में सिर्फ एक ये है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. दिस इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. अब देखो, वेस्टिब्यूल स्कूल. अब यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे आपने जॉब करनी है ना, तो उसका पूरा एक रेप्लिका बना दिया जाता है. बिल्कुल उसका पूरा एक रेप्लिका बना दिया जाता है, कॉपी बना दिया जाता है कि जहाँ पे आप काम शुरू करो, सीखो. जैसे कि देखो, अगर आपको डायमंड कटिंग कोर्स में आप एडमिशन लेते हो, तो ये तो है नहीं कि पहले दिन उठा के आपको कोई नूर दे देंगे बेटा काटो. नहीं ना. पहले आपको काम वो कराते हैं ग्रेफाइट.
जब आप ग्रेफाइट की एजिंग सीख जाते हो फिर वो ग्लास पे काम कराते हैं, बिकॉज ग्लास इज मोर ब्रिटल देन डायमंड। अगर आपने ग्लास को संभाल लिया तो डायमंड तो संभाल ही लो, ठीक है, और फिर जाके आपको डायमंड देते हैं। ऐसे ही अगर आप कहीं पे अकाउंटेंट ज्वाइन करो तो ये नहीं कि आपको पहले दिन ही कंपनी के अकाउंट्स दे देंगे कि आपने गलती करी तो कंपनी की बैंड बज गई ना। पहले वो आपको क्या करेंगे, पहले वो आपको एक रफ रजिस्टर देंगे कि वैसा सही कि आप इस पे काम करो। जैसे टैली भी सिखाते हैं, तो टैली में एक कंपनी बनाते हैं एबीसी का, इसमें एंट्रीज करो फिर हम चेक करेंगे, फिर मेन में पोस्ट करना। तो एम्प्लॉय लर्न देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट दैट दे विल बी यूजिंग। ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। ओके, एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, बिल्कुल वैसा जैसे अगर आप किसी को वो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कराते हैं तो वहां पे भी ऐसा ही कराया जाता है, बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है। इसका मैं एक एग्जांपल दूं तो बचपन में अगर आपने एक मूवी देखी हो आंखें, जिसमें अमिताभ बच्चन 3 अंधों से चोरी करवाता है, तो उसमें वो क्या करता है, बैंक लूटना होता है तो बैंक का एग्जैक्ट डमी मॉडल बना देता है ताकि वो उसको उसी चीज को फील कर पाए। दिस इज डन व्हेन एम्प्लॉय हैज टू यूज सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, जहाँ पे मशीनरी सोफिस्टिकेटेड होती है। अब ये जो पॉइंट लिखा है ना, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, बेटा ये वो पॉइंट होता है जो केस स्टडी में दिया होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सोफिस्टिकेटेड, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, इस तरीके से चीजें दे रखी होती हैं, इनसे आप आइडेंटिफाई कर लेना कि आपको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस। अब देखो स्टाफिंग प्रोसेस ना, अगर आप बुक खोल के देखो तो ये सबसे पहले आता है, पर मैं कराता हूँ सबसे एंड में। हाँ, अब उसका रीजन, क्योंकि वो अभी तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं इसे एंड तक क्यों ले जाता हूँ। देखो सबसे पहला काम होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहले तो ये पता करो कि भैया तुम्हें एम्प्लॉयज कितने चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद उनकी रिक्रूटमेंट करो, मतलब लोगों को इंड्यूस करो, अट्रैक्ट करो कि वो तुम्हारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें। अब मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं कराया क्योंकि अब मैं जो तुम्हें रिक्रूटमेंट मुझे पूरा समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट पहले समझा चुका हूँ। फिर नेक्स्ट सिलेक्शन, जो एम्प्लॉयज रिक्रूट करे थे, जो एम्प्लॉयज अप्लाई कर, जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करा था, उन एम्प्लॉयज में से जो बेस्ट एम्प्लॉय हो उसे सेलेक्ट करो। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट मतलब उन्हें वो जगह बताना कि वो कहाँ पे काम करेंगे, और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उन्हें एक्चुअली मतलब इंडक्शन ट्रेनिंग देना, जो भी हमने ट्रेनिंग में समझा था। फिर उन्हें ट्रेन करना कि वो जॉब के लायक बने। यहाँ तक मेन स्टाफिंग का प्रोसेस, 1 2 3 4 5, ये डलता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि वहां पे एचआर नहीं होता, उनका अप्रेजल करना एम्प्लॉयज का, ठीक है, उन्हें प्रमोट करना, उनकी करियर प्लानिंग करना कि वो कैसे ग्रो करेंगे, कौन कौन से बेसिस हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे वो आगे बढ़ेंगे। और कंपनसेशन, यहाँ कंपनसेटिंग लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा कंपनसेशन। लेट मी करेक्ट, कंपनसेशन। यस बच्चे, अभी सब करते हैं, अभी सब करेंगे, चिंता मत। ठीक है, अब देखो हमारा पहला स्टेप क्या आता है, हमारा पहला स्टेप जो आता है दैट इज मैन पावर प्लानिंग, या फिर आई कैन से एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है। इसके लिए ना हम दो एनालिसिस करते हैं, हम दो एनालिसिस करते हैं, उन दो एनालिसिस को हम कहते हैं, एक होता है वर्कफोर्स एनालिसिस, ठीक है, और एक होता है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है कि कितने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल, वर्कलोड बताता है कितने एम्प्लॉयज हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर वर्कफोर्स वर्कलोड से कम है, सॉरी, अगर वर्कफोर्स वर्कलोड से कम है
मतलब हमारे पास है कम, हमें चाहिए ज्यादा, तब हम करते हैं रिक्रूटमेंट। अगर वर्कफोर्स वर्कलोड से ज्यादा है, अब क्या करेंगे ये बताओ? ट्रांसफर या टर्मिनेट? हम ट्रांसफर करेंगे या फिर टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयज ज्यादा हैं, हमें चाहिए कम। अच्छा, अगर वर्कफोर्स इक्वल टू वर्कलोड है तो हम क्या करेंगे? तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक है, आगे का करना ही नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। अब तुम लोग जो हो ना, पूरी तरीके से तो इंसान के बच्चे हो नहीं, बहुत ही महान महानुभाव हो, सीधा भगवान के बच्चे हो। एक बारी मैंने पेपर में क्वेश्चन दिया एक बच्चे को, महान बच्चा था। एम आई ऑडिबल? अब अगर वर्कफोर्स इक्वल टू वर्कलोड है तो भैया हम करेंगे बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें जितने एम्प्लॉय चाहिए थे उतने एम्प्लॉय हैं। अब हुआ क्या, एक बच्चे ने, क्या कहते हैं, पेपर में मैंने क्वेश्चन दिया, स्टाफिंग प्रोसेस लिखो, और उन महानुभाव ने क्या करा, उन्होंने लिख दिया फर्स्ट स्टेप पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके, और नीचे एक नोट डाल दिया। नोट में क्या लिखा? बिकॉज if workforce is less than workload, recruitment is required to be done, assuming that either workforce is more than workload or workforce is equal to workload. So no further steps are required to be taken. ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना, टीचर तुम्हें एक उबला हुआ अंडा दे देगी। ठीक है, तो मैंने, और भाई साहब का कॉन्फिडेंस देखो, मैंने उसको बोला, मैं कहा ये क्या करा भाई तूने? तो कहता ये लिख दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मैं कहा भैया जब पूरा प्रोसेस पूछा तो पूरा ही बताओगे ना। तो जनाब क्या कहते हैं उस टाइम पे, कहते हैं कि सर आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी देखो, परसेंटेज देखो, 66% है कि नहीं जरूरत पड़ेगी, 33% पड़ेगी, तो मेरा आंसर सही है। मैं कहा जा भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर अगली चीज आती है रिक्रूटमेंट, मतलब लोगों को सर्च करना, लोगों को क्या कहते हैं, इंकरेज करना, स्टिमुलेट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। फिर सेलेक्ट करना जो इनमें बेस्ट हो, चूजिंग द राइट पर्सन अमंग द ऑल। फिर उन्हें उनकी जगह बताना कि भैया ये प्लेसमेंट है, ओरिएंटेशन कि काम को काम करने के लिए फैमिलराइज कराना, उन्हें ट्रेनिंग देना, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब एम्प्लॉय अच्छा काम करे तो देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस देखना कि उन्होंने कैसा परफॉर्म करा है। अब हमें जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस लग रही है उस हिसाब से हम उन्हें जज कर, समझ रहे हो कि भैया आप एक्सीलेंट हो तो हमने आपको एक्सीलेंट मान लिया। आती है बात समझ? परफॉर्मेंस को देख के उसके बाद उस व्यक्ति को सराहना, समझ रहे हो? प्रमोशन, ठीक है, वहां पे परफॉर्मेंस को अप्रेज करा, समझा। अब यहाँ पे उन्होंने अच्छा काम करा है तो उन्हें ऊपर ऊपर के लेवल पे लेके जाना। प्रमोशन और करियर प्लानिंग साथ में आते, ठीक है। और कंपनसेशन, जब कोई बंदा कंपनी में जॉब करता है तो उसे कंपनसेशन मिलती है। कंपनसेशन बेटा दो तरीके की होती है। एक कंपनसेशन होती है टाइम बेस्ड, की पर मंथ मिलती है। जैसे इंस्टीट्यूट में जो स्टाफ है उसे पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है, हमें वर्क डन पे मिलती है, जितने ज्यादा बच्चे उतनी फीस। ठीक है, तो दैट इज कंपनसेशन। अब देख, establishing manpower requirement before starting the work, the manpower requirement is assessed, it include two technique, workforce and workload। ठीक है, और ये वाला जो मैंने पार्ट कराया था, कहाँ गया, can I copy this? कॉपी नहीं होता, नहीं होता copy। ठीक है, फिर इसके बाद ये लिखना है, जब वो लिख लोगे मैं शो कर दूंगा। फिर ये पूरी एक्सप्लेनेशन है कि ओवर स्टाफिंग भी ना हो, अंडर स्टाफिंग भी ना हो। पर जब वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ नंबर नहीं देखते, ये भी देखते हैं कि उन्हें वो काम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, पूरा वर्क देखना पड़ता है, सिर्फ ये नहीं देखना कि लोग कितने चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी में अप्लाई करें। सिलेक्शन, बेस्ट को सेलेक्ट करना,
ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छे से करा जाता है, स्ट्रिक्टली करा जाता है। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो एम्प्लॉय को उसकी वैल्यू समझ आती है कि भैया 100 बंदों में से उस एक बंदे को हमने चूज करा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसे और हमें एक बेस्ट बंदा मिलता है कंपनी में काम करने के लिए, हमें एक बेस्ट बंदा मिल पाता है। प्लेसमेंट मतलब वो जगह दिखाना जहाँ काम कर रहे हो, ओरिएंटेशन अभी हम पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट नहीं लिखना हमें। अ पेज इज मिसिंग, ट्रेनिंग का पेज मिसिंग है, आई शो यू दैट। ठीक है, फिर ट्रेनिंग देना ताकि वो काम कर सके अच्छे से। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि उन्होंने अच्छा काम करा है, उस बेसिस पे उन्हें इवेल्युएट करना। ये आपको पूरा नहीं लिखना, यहाँ तक। और प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उन्हें समझाना कि उनका करियर कंपनी में कैसे ग्रो करेगा, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कंपनसेशन मतलब क्या क्या उन्हें सैलरी मिलने वाली। ओके, चलो आपको यहाँ से लिखना। हेडिंग डालो स्टाफिंग प्रोसेस और स्टार्ट करो।